हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट क्लास में हम आप लोगों को 2 होमवर्क दिए थे और बोले थे होमवर्क घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनने पर अगले लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले उस होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे रिएक्शन में हम लोग गुल्डबर्ग और वेगे का नियम लगाएंगे, मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, और कहाँ पर हम लोग नहीं लगा पाएंगे। एक बात फिर से आपको रिकॉल करा दें, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का केवल और केवल एकमात्र सही मेथड है, वह है एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रायोगिक विधि से ही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का सही वैल्यू निकालेंगे, हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन काम नहीं करेगा। चलें, ये क्वेश्चन था हमारे पास। एक रिएक्शन दिया गया था 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ए के कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है तो रिएक्शन रेट 2 गुना हो जाता है, और जब ए और बी दोनों को डबल किया जाता है तब रिएक्शन रेट 8 गुना हो जाता है। आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है और रेट ज्ञात करना है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है और रेट ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखें, ध्यान से देखेंगे। हमको दिया गया है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। तो हम लोग रेट लॉ कैसे लगाएंगे, इसमें हम लोग क्या रेट लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। R बराबर क्या लिख सकते हैं, K इंटू A का पावर X इंटू B का पावर Y। ध्यान से बात को समझने का प्रयास करना है। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। अब कंडीशन 1 क्या कह रहा है, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया जाए और बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं किया जाए। ऐसा बात नहीं बोल रहा है। अगर केवल ए में चेंजिंग बोल रहा है, यानी कि बी में कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जा रहा है डबल। 2R = K इंटू ए को डबल किया गया है तो 2A का पावर X इंटू बी का पावर Y। इसको हम इक्वेशन मान लिए सेकेंड। उसके बाद कंडीशन क्या दिया गया है कि यदि A और B दोनों के कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट 8 टाइम्स हो जाता है, 8 गुना हो जाएगा। तो 8R = K इंटू 2A का पावर X इंटू 2B का पावर Y। इसको इक्वेशन हम मान लिए थर्ड। अब इससे हम लोगों को किसका किसका वैल्यू निकालना है, x का और y का, और दोनों x और y के वैल्यू को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा ऑर्डर। अब देखें, हम कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। देखें, हम या तो x को कटाएं नहीं तो y को कटाएं। अब देखो, यहाँ पर b का पावर y, यहाँ पर भी b का पावर y आसानी से कट जाएगा, y का टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे, कौन से इक्वेशन से किस इक्वेशन में हमको डिवाइड करना है। आसान कॉन्सेप्ट है। इधर हो गया 2R/R = K इंटू 2A का पावर X इंटू B का पावर Y बाई K इंटू A का पावर X इंटू B का पावर Y। देखो, ये टर्म कैंसिल हुआ क्या, ये टर्म कैंसिल हो गया, इधर R से R कैंसिल हो गया। 2 = ध्यान से इसको देखें, 2A का पावर X और A का पावर X, तो इसको 2 का पावर X इंटू A का पावर X लिख सकते हैं क्या, बाई A का पावर X। ये देखे टर्म कैंसिल हो गया। 2 = 2 to the power X, 2 to the power 1 = 2 to the power X
तो x बराबर हो गया 1, x बराबर 1। आसान है। अब हमको y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू देखें, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी 2a है, तो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 से नहीं, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, या 1 से ही डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में किसी से डिवाइड कर सकते हैं। चलें, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, देखें क्या आएगा। 8r बाई r इज इक्वल टू, यहाँ देखें k इंटू, अलग अलग कर दें क्या, 2 टू द पावर x इंटू a टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y इंटू b टू द पावर y डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 का क्या लिखें, k a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y, b टू द पावर y। देखें ये टर्म कैंसिल हो गया। लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y। कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये हो गया 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y। पावर को कंपेयर करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम पहले से x का वैल्यू निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस x की जगह पर 1, y इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब रेट लॉ में इस वैल्यू को रखें, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर, r इज इक्वल टू a का पावर 1, के भी लिखना होगा ना, के लिख देते हैं, r इज इक्वल टू k इंटू a का पावर 1 और b का पावर 2। अब यहाँ से आप हमको ऑर्डर भी बता दीजिए। ऑर्डर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन उतार लें। आसान है। आपको जो जो कंडीशन दिया गया है, सारे कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखिए, फिर इक्वेशन में डिवाइड करिए। देखिए कौन से इक्वेशन से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान मैथमेटिक्स है, आसानी से बन गया। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर फिर से रख देते हैं। देखें, यह क्वेश्चन था हम लोगों का होमवर्क। होमवर्क आप पहले से लिख चुके थे, इसीलिए हम इसको सीधे स्क्रीन पर रख देते हैं। यह जो रिएक्शन हम लोगों को दिया गया है, a प्लस 2b प्लस 4c गिव्स प्रोडक्ट। यदि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि वॉल्यूम बढ़ाने पर कंसंट्रेशन घटता है, यानी कि अगर 2 गुना वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी 2 गुना घटेगा, यानी कि A का कंसंट्रेशन हो जाएगा A/2, B का हो जाएगा B/2, C का हो जाएगा C/2।
अब ए के कंसंट्रेशन को डबल करें और बी के कंसंट्रेशन को हाफ करें तो आर 4 गुना बढ़ जाता है। सी के कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाएं तो रेट 64 गुना बढ़ जाता है। तब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। क्वेश्चन सब लोगों के पास लिखा हुआ होगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। सारे इक्वेशन को पहले लिखेंगे। हमको सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो रहा है। पिछले जो सॉल्यूशन था उसमें आप लोग अपने से देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो गया है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं R इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई इंटू सी का पावर जेड। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब 8 गुना घट जाता है रेट तो R/8 हो गया। कि जब ए का कंसंट्रेशन आधा हुआ, आधा क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ है। बी का कंसंट्रेशन भी आधा हो गया और सी का कंसंट्रेशन भी आधा हो गया। यह हमारा हो गया इक्वेशन 2। रेट 4 गुना हो जाता है कब, जब ए को डबल किया जाता है और बी को हाफ किया जाता है। तो सी में तो कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, सी का पावर जेड ही रहने देंगे। और 64 गुना हो जाता है जब ए बी में चेंजिंग नहीं करें, केवल सी में चेंजिंग करें। सी में क्या चेंजिंग है, सी को 4 टाइम्स किया गया है। कंडीशन से हम लोग इक्वेशन लिख लिए। 4 इक्वेशन है, 4 कंडीशन दिया गया है। अब यहाँ से हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। फिर रेट लॉ इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट कर देना है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चले बोले क्या करें हम इसमें कर रहे हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 2 लिखे R/8 बाई R। R/8 बाई R लिख दिए इज इक्वल टू लिखें A/2 का पावर x इंटू B/2 का पावर x इंटू y ना y C/2 का पावर z बाई कैसे तो क्या कैंसिल होगा, a का पावर x b का पावर y c का पावर z। समझदार लोग ध्यान देंगे, r से r कैंसिल हो गया, यह बच गया 1/8। के से के कैंसिल हुआ। देखें यहाँ पर a का पावर x से a का पावर x कैंसिल, b का पावर y से b का पावर y कैंसिल और c का पावर z से c का पावर z कैंसिल। तो बचेगा क्या, ध्यान से देखें 1/2 टू द पावर x इंटू 1/2 टू द पावर y इंटू 1/2 टू द पावर z। या लिख सकते हैं 1/2 का पावर x प्लस y प्लस z। बोलो इसको समझने में किसी को दिक्कत? यहाँ a/2 है, a का पावर x बाई 1/2 का पावर x। a का पावर x से a का पावर x कट गया। उसी प्रकार b का पावर y से b का पावर y कट गया। ये टर्म बचा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग चारों इक्वेशन को पहले लिख लेंगे, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बड़ा है, हमारे पास बोर्ड की समस्या है, बोर्ड है नहीं, इसीलिए इसको 2-3 बार में हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ेंगे। 1/8 इज इक्वल टू
1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। 1 से 1 कैंसिल कर दें। 1/8 को लिख सकते हैं 2⁵। 8 को 2⁵ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 × 2 x प्लस वाई प्लस जेड। कंपेयर कर दें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन मान लें 5। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमको x का या y का या z का वैल्यू मिल जाए। तो यहां पर देखें इक्वेशन 4 और 1 को देखें। a और b दोनों का टर्म कट जाएगा, केवल c बचेगा ना, यानी केवल z बचेगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दें, बहुत आसान है। 64r/r इज इक्वल टू k a⁴x इंटू b⁴y इंटू 4c⁴z बाई k a⁴x b⁴y c⁴z। देखें r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, ये दोनों टर्म कैंसिल। यहाँ बचा 64। ऊपर में देखें ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4⁴z इंटू c⁴z बाई c⁴z। ये टर्म कैंसिल हो गया, यानी कि 64 इज इक्वल टू 4⁴z, यानी कि 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 4⁴z। अब बताइए z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। z इज इक्वल टू 3। अब जब z का वैल्यू आपको मिल गया तो इसी वैल्यू को हम लोग रख देंगे किसमें, इक्वेशन 5 में, तो x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा। अब एक काम हम लोग और कर सकते हैं। अब हमको x प्लस वाई या x माइनस वाई का एक और इक्वेशन लाना होगा, क्योंकि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन होना चाहिए। चलो देखें क्या कर सकते हैं। हम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करें। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। देखें क्या लिखें, 4r/r। अच्छा ऐसा करें, डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। देखें 4r से r कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। 4 इज इक्वल टू k से k कट गया। यहाँ देखें 2a का पावर x है, तो 2 का पावर x बचेगा, a का पावर x, एक पावर x कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर x। अब देखें थर्ड है ना, b/2 यानी कि 1/2 का पावर y बचेगा, b का पावर y कट जाएगा, c का पावर z से c का पावर z कट गया। अब देखें बन गया 4 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, या 2⁴ इज इक्वल टू 2⁴x माइनस वाई। समझते हुए इसको उतारते जाएंगे, उसके बाद अपने कॉपी में देखेंगे, समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग कंपेयर करके x माइनस वाई बराबर 2 लिख सकते हैं। यह हो गया इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 में हम लोग z का वैल्यू 3 भर दें। इक्वेशन 5 में z का वैल्यू 3 भर दें, तो x प्लस वाई प्लस 3 बराबर क्या, 3। 3 से 3 कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर 0। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 3। आपका इक्वेशन आ गया r इज इक्वल टू k a का पावर 1, b का पावर -1, c का पावर 3। और यही आपका रेट लॉ है, यही आपका रेट लॉ है।
और n बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको जोड़ करके लिख दीजिए 1 - 1 + 3 कट गया, n = 3। यह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, यह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर आपका लॉ ऑफ मास एक्शन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता a का पावर 1, b का पावर 2, c का पावर 4। यहाँ पर आ क्या रहा है, a का वैल्यू a का पावर 1, b का पावर -1 और c का पावर 3, ये वैल्यू आ रहा है। यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन फेल कर जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए कहाँ तक दिखाई दे रहा है। पहले चारों इक्वेशन लिख लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके, फिर हम आपको यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और उतारिए। इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। देखिए मिटा दें। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग आपको पढ़ाता है, बहुत किताब में भी आपको मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर पर डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर पर डिपेंड करता है, जो कि हमेशा सही नहीं होता है। कुछ ऐसा टर्म है, देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अभिक्रिया की, हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं हिंदी में लिख लेंगे, अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट have nothing to do with order। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कह रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता कि R जो है डिपेंड करेगा N2O5 के पावर 2 पर, लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है बाई एक्सपेरिमेंट R = K × N2O5 का पावर 1। तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जा सकता है। आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दिया रहेगा बाय एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर स्टोइकोमेट्रिक को
कोफिशिएंट पर यह ऑर्डर डिपेंड करता तो यहाँ पावर क्या आता 2, लेकिन पावर क्या आता है 1। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है ऑर्डर निकालने में। दूसरा, कभी कभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टर्म भी रेट लॉ में आ जाता है। कभी कभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टर्म भी रेट लॉ में आ जाता है। लिख दें, इन रेट लॉ concentration term of product can be present हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे, रेट लॉ में वेग नियम में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टर्म भी मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पर केवल रिएक्टेंट वाला कहानी गलत, यहाँ पर प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन आ सकता है। जैसे 2O3 gives 3O2 और R जो होता है K इंटू O3 का पावर 2 इंटू O2 का पावर -1। यह भी एक्सपेरिमेंट से आता है। यह केवल देखो, इसमें O2 क्या है, प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का भी इसमें बात आ गया। तो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट, नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट बट कैन बी प्रेजेंट, आ सकता है। यहां देखिए आ गया है कि नहीं, O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1। तो पहला क्या पॉइंट हो गया, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का कोई रोल नहीं होता है ऑर्डर निकालने में, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी रेट लॉ में आ सकता है। तीसरा, मिटा दें इसको, कभी कभी रिएक्टेंट का कोई टर्म मिसिंग हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है रेट लॉ में। रेट लॉ में सारे रिएक्टेंट नहीं आ सकते हैं, कभी कभी क्या हो सकते हैं, कोई कोई रिएक्टेंट का टर्म भी एब्सेंट हो सकता है। थर्ड, इन रेट लॉ concentration term of some reactant may be absent, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कभी कभी वेग समीकरण में कुछ अभिकारक के सांद्रता पद नहीं हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको हम देते हैं, NO2 प्लस CO, NO2 प्लस CO यह बनाता है NO प्लस CO2, NO प्लस CO2, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है R इज इक्वल टू K इंटू NO2 का पावर 2 CO का पावर 0, CO का पावर 0।
यानी कि इसके रेट लॉ में CO के कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। CO का कंसंट्रेशन टर्म 0 होता है, यानी कि R इज इक्वल टू K NO2 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक पॉइंट और इसमें लिख देते हैं, इन रेट लॉ concentration term of catalyst may be present। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो कभी कभी केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट भी रेट लॉ में प्रेजेंट हो सकता है। इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट। वेग समीकरण में उत्प्रेरक का सांद्रता पद भी मौजूद हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन याद रखना होगा। देखें 2SO2 प्लस O2 और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है 2SO3 और रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में NO का यूज करते हैं। कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं? NO का। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K इंटू O2 का पावर 2 और NO का पावर 1। देखें ये रिएक्टेंट का ये पार्ट नहीं है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट O2 पर, O2 के कंसंट्रेशन पर और कैटलिस्ट NO के कंसंट्रेशन पर। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि गुल्डबर्ग और वेगे का जो नियम था वह पूरी रूप से गलत है? नहीं, वह 100% गलत नहीं, क्योंकि वह पागल तो था नहीं, बहुत मेहनत किया होगा। लेकिन उसका एक ही गलती था कि वह बोल दिया कि हम किसी भी प्रकार के रिएक्शन में यह लॉ लगा सकते हैं। केवल उसका यही गलती था, बाकी तो उसका कहना सही था। कुछ रिएक्शन के लिए उसका जो फॉर्मूला था लॉ ऑफ मास एक्शन वह सही था कुछ रिएक्शन के लिए, लेकिन उसका गलती था कि वह बोल दिया कि सारे रिएक्शन में इस फार्मूला को हम लोग लगा देंगे। कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं सारे रिएक्शन में इसको अप्लाई कर दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका सारा नियम फेल कर गया, कुछ ही रिएक्शन में उसका लॉ काम किया। उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सिंपल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन केवल एक स्टेप में हो जाए उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि यह सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यह एक ही पद में कंप्लीट हो जाता है, तो उस रिएक्शन में हम लोग लगा सकते हैं किसका लॉ? लॉ ऑफ मास एक्शन। किसके द्वारा दिया गया था? गुल्डबर्ग एंड वेगे। वेगे कह सकते हैं, वेगे कह सकते हैं। गुल्डबर्ग और वेगे के द्वारा लॉ ऑफ मास एक्शन दिया गया। वह लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा हर एक इक्वेशन में नहीं लगा देना है, हर एक रिएक्शन के लिए वह काम नहीं करेगा। वह काम करेगा केवल और केवल एलिमेंट्री सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। और इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है, कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, उस सारे स्टेप को
समझने को ही कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। कैसे बना है रिएक्शन। जैसे मान लिया जाए कि एक रिएक्शन आपको दिया गया 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट C, और यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स, जटिल है, यानी कि एक स्टेप में नहीं होगा, एक स्टेप में नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें है, आपको ध्यान देना है। मान लिया जाए कि यह रिएक्शन कैसे हो रहा है। पहला स्टेप में 2A + B प्रोडक्ट दिया P मान लेते हैं, और यह स्लो स्टेप है। यह रिएक्शन जो है यह स्टेप स्लो है, तो जो स्लो रिएक्शन है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। RDP भी इसको बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्शन का कौन सा पार्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा? जो सबसे स्लो हो, जो सबसे स्लो हो। तो जहां पर भी आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिखे वहां पर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। दिमाग में सेट करिए, जहां पर आपको स्लो रिएक्शन लिखे या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखे वहीं पर आप रेट लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। तो यहां से R बराबर क्या लिख सकते हैं? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और B का पावर 1। क्यों? क्योंकि यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बाद यह मान लीजिए रिएक्शन या जो P बना, P + A मिलकर के Q बना दिया, Q + B मिलकर के C बना दिया। देखें हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है। देखें ये P से P कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, जोड़िए इसको 2A 3A प्लस B और B मिलकर के हो गया 2B, इधर बचा C। हमारा रिएक्शन बन रहा है कि नहीं? तो यह 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में अगर आपको बोला जाए कि रेट कैसे निकालिएगा, हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि कौन सा स्टेप स्लो हो रहा है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो रिएक्शन रेट। स्लो रिएक्शन जो हो रहा है उसी का हम लोग क्या करेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखेंगे, और उसी में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। यानी कि जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए उस रिएक्शन को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। ध्यान दें, यानी कि जिसमें हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे हैं वह सिंपल रिएक्शन है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है वह सिंपल रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर में लिख दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके द्वारा दिया गया है गुल्डबर्ग एंड वेगे। गुल्डबर्ग एंड वेगे के द्वारा यह नियम दिया गया है। इसको मिटा दें। तो यहां से हमको क्या बात समझ में आया कि हमको रेट कौन से स्टेप में लिखना है? जो स्लो है। जो रिएक्शन में स्लो रेट है उसी स्टेप से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। मिटा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन फेल कर जाता है कैसे। अभी तक तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, किसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लागू होगा। जो सिंपल रिएक्शन होगा हम कहेंगे कि अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लग रहा है तो वह वेरी सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन उसको कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको दे दिया गया एक इक्वेशन 2x + 3y गिव्स 4z और बोल दिया जाए कि यह सिंपल रिएक्शन है, यह सिंपल रिएक्शन है, तो रेट आप क्या लिखेंगे? R = K x का पावर 2 y का पावर 3। दिस इज द रेट लॉ।
तो यहाँ पर यही कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल रिएक्शन में लगेगा। सिंपल रिएक्शन रहेगा तभी लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, नहीं तो लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, H2 + I2 यह बना देता है 2HI और R का जो वैल्यू होता है हम लिखते हैं K H2 का पावर 1 I2 का पावर 1। ऐसा आता है, एक्सपेरिमेंट से भी आता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन काम कर गया। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी 1, कंसंट्रेशन का पावर 1 1 आ गया। हम कहेंगे कि यह सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मिटा दें, देखिए मिटा देते हैं। एक लास्ट एग्जांपल इसमें हम लोग समझेंगे। एक लास्ट रिएक्शन है, जैसे मान लिया जाए हमको दिया गया H2 + Cl2, यह बना दिया 2HCl। H2 + Cl2 बना दिया 2HCl। तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R = K × H2 का पावर 1 × Cl2 का पावर 1 होगा ना। लेकिन यह गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है R = K × H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0। यह 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक्सपेरिमेंट सही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन सही है। डेफिनेटली हम लोग एक्सपेरिमेंट को सही मानेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि हम बोल दिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है, यही वैल्यू होगा, 4 ऐसे लिखाएगा, ऐसा हम बोल दें, कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने पर जो वैल्यू आता है वह सबको मानना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू इसका आता है कि H2 का पावर 0 Cl2 का पावर 0। तो हम कहेंगे कि यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सही है। तो यह सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन नहीं है, यह सिंपल रिएक्शन नहीं है। अगर सिंपल रिएक्शन रहता तो ऊपर वाला वैल्यू आता। सिंपल रिएक्शन नहीं होने के कारण इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो अब आगे से आपको जितना न्यूमेरिकल मिलेगा, अगर सिंपल रिएक्शन लिखा गया है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तभी हम लोग उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, नहीं तो लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाएंगे। एक्सपेरिमेंटल डाटा हम लोग उसमें पुट करके उसका वैल्यू निकालेंगे। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग इनिशियल रेट मेथड पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कम लोग ही पढ़ाता है। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड से रेट लॉ का एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट के बनने का दर, ये सब बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।